हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को जाना था। ये देखा था कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, यानी प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल के हमने प्रकार देखे थे। हमने इसको जो है कुछ उदाहरणों के साथ जो है समझा भी था। इसके साथ साथ हमने विकृति यानी स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को जाना था। अब अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन के भी हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे और ये देखा था कि किस प्रकार से किसी भी वस्तु पर स्ट्रेन पड़ता है, किस तरीके से फोर्स जो है या जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण ही आपका जो है स्ट्रेन किसी भी वस्तु पर पड़ता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे हुक्स लॉ की, यानी हुक के नियम की। अभी तक हमने विकृति और प्रतिबल के कॉन्सेप्ट को जाना। हमने ये देखा कि किस तरीके से हम बल लगाते हैं। ठीक है, बल लगा के क्या होता है, बल लगा के किसी भी एरिया पे अगर हम बल लगाते हैं तो वहां पे आपका स्ट्रेस क्रिएट होता है, यानी प्रतिबल बनता है। इसी तरीके से अगर आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल के कारण स्ट्रेन किस तरीके से बनता है, ये भी हमने देखा था। तो यहाँ पर जो ये दो क्वांटिटीज है, यानी प्रतिबल और जो है आपका विकृति है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो हम हुक्स लॉ से समझ सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें हुक्स लॉ की, तो एक साइंटिस्ट थे हुक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे पदार्थ लिए, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ लिए जो होमोजीनियस थे, साथ ही साथ आइसोटोनिक। उन पर उन्होंने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट करने के माध्यम से जो है उन्होंने हुक्स लॉ बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पदार्थ लिए जो ठोस थे, उन पर बल लगाया, बल लगा के स्ट्रेस स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को लगा के उन्होंने ये लॉ दिया। पर उन्होंने यहाँ पे एक बात कही, क्या कही कि ये जो आपका लॉ है वो किसके लिए उन्होंने करा, किस पे एक्सपेरिमेंट किया। एक था आपका होमोजीनियस मैटर, यानी ऐसा पदार्थ जो होमोजीनियस। होमोजीनियस का अर्थ क्या है, होमोजीनियस को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ये जो है एक पदार्थ का गोला है। अब अगर हम नॉन होमोजीनियस जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है कि जब वस्तु, जो आपकी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, उसका जो उसका कंसंट्रेशन है या उसका जो बनावट है वो जब एक जैसी नहीं होती, हर जगह एक जैसी नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं कि वो जो पदार्थ है वो कैसा है, आपका नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस का अर्थ है कि अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, इसका हम कोई भी भाग ले ले, सारे भाग एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये पदार्थ है, मान लीजिए हमने इसका एक टुकड़ा ये लिया, एक टुकड़ा ये। अब अगर ये होमोजीनियस है तो क्या होगा, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो इसकी बनावट होगी, जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे इस भाग में है या इस भाग में है। यानी होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह का जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल्स जो है, जितने भी अणु है वो एक जैसे। करें हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ को जो है इसी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारा हुक्स लॉ हमें जो है प्राप्त। दूसरा है आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का अर्थ क्या है, आइसोटोनिक का अर्थ है कि ऐसे पदार्थ जिसकी जो डायरेक्शन है, जो उनकी डायरेक्शन है वो हर जगह से। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों में ही आपका हुक्स लॉ जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके इसे जो है आपका बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी पदार्थ है, कोई भी आपके पास मैटर है, कोई भी सॉलिड है। अब आपने क्या किया, हमने क्या कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है या कोई एक, मान लीजिए तार का टुकड़ा, कोई ठोस है किसी पदार्थ का, ये एक तार का टुकड़ा है, रॉड है।
अब क्या किया हमने, इस पे बल लगाया इधर की तरफ और इधर की तरफ। बल लगाने से क्या होगा, बल लगाने से क्या हो जाएगा, ये आपका, आप ये देखेंगे कि अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। हमने क्या किया, बल लगाया, हमने बल लगाया इस एरिया में, इस क्षेत्रफल। तो हमने जो बल लगाया इस क्षेत्रफल पे, वो क्या हो गया आपका, स्ट्रेस यानी प्रतिबल। और इस बल के कारण इस जो ये आपका पदार्थ है, जो भी वस्तु है, इसकी लंबाई में परिवर्तन आया, इसकी लंबाई में परिवर्तन आया। तो ये हमारा जो ये बल था, यहाँ पे जो हमने बल लगाया था, वो कैसा था आपका, डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसा बल था, डिफॉर्मिंग फोर्स, विकृति बल। ठीक है, इस विकृति बल को लगाया, जिस कारण क्या हुआ, हमारी जो वस्तु है उसमें विकृति आ गई, उसमें चेंजेस आ। तो जो आपकी यहाँ पे विकृति आई है, ठीक है, विकृति यानी स्ट्रेन है, किसके कारण आया है आपका, जो आपने यहाँ पे बल लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, या स्ट्रेस जो है विकृति के कारण, जो है आपका जो स्ट्रेस है, वो जो है स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, आपकी वस्तु में विकृति। अब यहाँ पे हुक्स लॉ ये कहता है कि जो आपका विकृति और जो आपका प्रतिबल है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, पर एक प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या कहा गया है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है। क्या कहा गया है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जो प्रतिबल होता है वो विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे आपका प्रतिबल बढ़ेगा, विकृति भी बढ़ती है, यानी दोनों क्या है, समानुपाती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। और अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे स्ट्रेस लिया गया है, और यहाँ पे आप स्ट्रेन लेंगे। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ को देख के आप ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रतिबल है और जो विकृति है, ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी ये समानुपाती। तो हुक ने भी ये कहा कि एक प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो है, ये दोनों क्या होते हैं, आपके समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन सिचुएशन डिपिक्टेड इन द फिगर। ठीक है, हमने क्या देखा, जो आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो हमारे अलग अलग, हमने जो है एग्जांपल्स देखे, अलग अलग फिगर्स देखी, तो उसमें हमने क्या देखा कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण जो है अलग अलग सिचुएशन बनती है। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब क्या कहा गया है कि जो आपके स्मॉल डिफॉर्मेशन होती है, यानी कम विकृति के लिए प्रतिबल और विकृति आपस में समानुपाती होते हैं, यानी प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेस अगर कम होगा तो स्ट्रेन भी आपका कम ही होगा। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। इसको क्या कहा जाता है, हुक्स लॉ या हुक का नियम कहा जाता है। विभिन्न स्थितियों में प्रतिबल तथा विकृति के अलग अलग रूप होते हैं। कम विरूपण के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है, यही हुक नियम कहलाता है। ठीक है, तो हुक नियम क्या कहता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन से। ठीक है, यानी प्रतिबल क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यह जो आपका समानुपाती है किसके, आपकी विकृति के। अब जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। क्या है वो कांस्टेंट आपका, हमने यहाँ k ले लिया, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या कहते हैं इसे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यस्तता गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमारे पास जो यहाँ पे के आया है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यस्तता गुणांक। ठीक है, आप इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Where k is the proportionality constant and known as modulus of elasticity, जहां k अनुक्रमानुपातिकता स्थिरांक है और इसे प्रत्यस्तता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हुक का नियम है, तो आप इसे नोट करें। अगर हम हुक के नियम की बात करें जो अभी हमने पढ़ा, तो ये जो है ये एक ऐसा नियम है जो ज्यादातर जो आपके पदार्थ है उनमें वैलिड होता है, लेकिन कुछ जो आपके सब्सटेंस है वो एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखाता। यानी ये जो है आपका जो ये हुक्स लॉ है ये आपके सारे पदार्थों पर वैलिड नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनमें है पर बहुत कम है जिनमें नहीं है। और उस केस में क्या होता है, अगर जो है डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विकृति बल अगर कम है तो आपके पास इस प्रकार का लीनियर ग्राफ नहीं मिलता, रैखिक ग्राफ आपको नहीं मिलता। हुक्स लॉ इज एन एम्पिरिकल लॉ, हुक का नियम आनुभविक नियम है एंड इज फाउंड टू बी वैलिड फॉर मोस्ट मटेरियल, और ये क्या है? ज्यादातर जो मटेरियल है, अधिकतर जो पदार्थ है उनके लिए क्या है? वैध होता है। ये क्या होता है? वैध होता है। However, there are some materials which do not exhibit their linear relationship. तथापि कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो रैखिक संबंध नहीं दिखाते, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ठीक है, आपके जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इसके बीच में, प्रतिबल और विकृति के बीच में एक रैखिक संबंध नहीं दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी प्रतिबल विकृति वक्र। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रतिबल विकृति बल यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, ठीक है, प्रतिबल विकृति बल की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। आप ये जानते हैं अलग अलग तरीके के आपके पास पदार्थ है, अलग अलग प्रकार के आपके पास जो है मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, स्टील है। लेकिन हम यहाँ पे जिस ग्राफ की स्टडी करेंगे वो बेसिकली आपका जो है स्टील का है, यानी हम स्टील जो पदार्थ है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें। क्योंकि अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील एक ऐसा आपकी धातु होती है या ऐसा एक पदार्थ है जिसकी इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसकी बेहद ज्यादा, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है? आपकी स्टील। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी जो आपका हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करी, ये इसका सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो आपकी स्टील जो है, स्टील जो धातु है उसके लिए स्टडी। अब क्या हुआ, हमारे पास एक स्टील है, मान लीजिए स्टील की एक रॉड है, ठीक है, अब उस पे क्या किया गया? बल लगा। बल कुछ इस तरीके से लगाया गया, मशीनों के माध्यम से, मशीन्स होती हैं उनके माध्यम से यहाँ पे बल लगाया जाए। मान लीजिए ये आपके पास क्या है? एक स्टील की रॉड, ठीक है, ये स्टील की रॉड है। अब क्या किया गया? इसमें बल लगाया गया। क्या लगाया गया? इसमें बल लगाया गया, मशीन के माध्यम से बल लगाया गया और कुछ इस तरीके से बल लगाया। ठीक है, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, जो आपका बल है वो कैसे लगाया गया है? लंबवत लगाया गया है, खींचा जा रहा है। अब क्या हुआ? इसको खींचा गया और ये क्या हो गया? लंबा हो गया। क्या हो गया? ये लंबा हो गया। हमने क्या करा? यहाँ पे बल लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाया, या आप कह सकते हैं यहाँ पे हमने जो है प्रतिबल लगाया। इस प्रतिबल के कारण क्या हुआ?
यहाँ पे विकृतियां, खिंच गया, लंबा हो गया, इसमें क्या आ गई विकृतियां। तो यहाँ पर जब हमने थोड़ा ही बल लगाया था, कम बल लगाया था या कम विकृति बल लगाया था, तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हम बल लगा रहे हैं वैसे वैसे इसमें विकृतियां, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ एक लिमिट तक क्या हुआ, धीरे धीरे हमने बल लगाया, बल लगाने के कारण क्या हुआ, इसमें जो है आपकी विकृति आई। अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब छोड़ दिया तो क्या होगा, एक स्थिति में क्या होगा, ये अपनी वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, किसमें आ जाएगा, अपनी पहली स्थिति पे आ जाए, पहली पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओ से ए की, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे आपका जो है प्रतिबल ज्यादा किया गया, वैसे वैसे यहाँ पे स्ट्रेन यानी विकृति बढ़ती रही, यानी दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देख सकते हैं दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ए लिमिट तक क्या हुआ, आपका ग्राफ कैसा है, सीधा ग्राफ है, स्ट्रेट ग्राफ। अब ये जो ओ से ए तक की जो ये आपकी स्थिति है, ओ से ए तक की स्थिति है, यहाँ पे जो आपकी वस्तु है उसका जो आचरण है या उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रत्यास्थ आचरण या इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी जो आपका ये पदार्थ है, जो ये धातु है, उसने क्या किया, उसने ओ से ए तक जो है हमने क्या किया, कम बल लगाया है। कम बल लगाने के कारण क्या हुआ, स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ाया जा रहा है, आपका स्ट्रेन यानी जो विकृति है वो भी बढ़ती जा रही हो रहा है ऐसा। ए बिंदु तक ऐसा ही चलता है। तो ये जो ए बिंदु है, यहाँ तक जो है आपका क्या हुआ, हमें इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखाई दी, हमारा पदार्थ है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखाई। अब जो ये ए बिंदु है, इसके बाद यानी एक लिमिट के बाद, यानी अब हमने क्या किया, बल को बढ़ा, पहले हमने थोड़ा बल लगाया, उसमें हमने ऐसा कुछ देखा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना कि जो आपका प्रतिबल और विकृति है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हुआ, बल लगाते गए, एक लिमिट आई जिसे हम क्या कह रहे हैं, ए लिमिट। क्या है आपकी ए लिमिट, हमने बल लगाया। अब इसके बाद क्या देखा गया, इसके बाद आपका जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं रहा, वो रैखिक नहीं रहा, वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रैखिक नहीं, थोड़ा सा आपका ग्राफ मुड़ गया ए टू बी। अब ये जो ए पॉइंट है इसको हम अनुपातिक सीमा यानी प्रोपोर्शनल लिमिट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इसलिए कहते हैं। अब इसके बाद हमने बल लगाया और बल लगाया और ये देखा कि हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं रहा, ठीक है, लीनियर नहीं रहा। अब क्या होता है, बेसिकली जो ए और बी पॉइंट है ये आपके लगभग पास में होते हैं, और ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है आपकी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट जो है ये आप इलास्टिसिटी से समझ सकते हैं, प्रत्यास्थ सीमा को आप प्रत्यास्थता से समझ सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने जो है पहले जो आपके फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है किसी भी वस्तु। मान लीजिए आपके पास एक रबड़ बैंड है, आपने उसे क्या किया, उस पर बल लगाया और उसे खींचा और फिर आपने खींचा तो क्या हुआ, वो लंबा हो गया, इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया। फिर आपने उसे छोड़ने के बाद आपने ये देखा कि जो आपका रबड़ बैंड है वो वापस अपनी पहली स्थिति में आ गया। तो अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी एक गुण है किसी भी पदार्थ का जिसके कारण वस्तु जो है, जब वस्तु से विकृति बल को हटा दिया जाता है तो वो अपनी पहली पोजीशन में या जो उसकी ओरिजिनल स्थिति होती है उसमें आ जाती है, ठीक है, ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट क्या हो, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक वस्तु अपनी जो उसकी जो वास्तविक जो स्थिति थी या जो उसकी ओरिजिनल या प्रारंभिक जो स्थिति थी उसमें आ जाती। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो यहाँ पे बी बिंदु है,
जो यहाँ पे बी बिंदु है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या है, बी बिंदु है। ये जो बी बिंदु है ये वहां बिंदु है जिस तक या जहां तक या इस लिमिट तक जो ये आपका धातु है, जो ये आपकी मेटल है, वो क्या कर रही है, वो अपनी पुरानी पोजीशन में या उसकी ओरिजिनल पोजीशन में या प्रारंभिक स्थिति में वापस आ रही है। ठीक है, तो बी पॉइंट क्या है आपका, इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा। और ये जो प्रत्यास्थ सीमा है यह वह सीमा है जहां तक वस्तु बल लगाने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर अपनी प्रारंभिक जो है स्थिति में आ जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, अब क्या किया गया, अब यहाँ पे जो है बल को बढ़ाया, अब यहाँ पे बल बढ़ाया गया, बल बढ़ाया गया, फिर बल बढ़ाने के कारण क्या हुआ, ये देखा गया कि बल में क्या आ रहा है, एक कर्व, क्या आ गया है, एक कर्व। अब इसके बाद यानी जो आपकी प्रत्यास्थ सीमा है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है आपका सी पॉइंट पर जो है प्लास्टिक बिंदु शुरू हो जाता है, यानी यहाँ से वस्तु की प्लास्टिसिटी स्टार्ट हुई। तो प्लास्टिसिटी या किसी भी वस्तु का प्लास्टिक का गुण क्या होता है, आपने ये जो है पहले जो लेक्चर था उसमें आपने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई वस्तु होती है, मान लीजिए आपके पास कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा है, लोहा गर्म होता है, तो क्या होता है, फिर लोहा गर्म होता है तो उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है। फिर जब वो पूरा खिंच जाता है, जैसे आपका खिंच जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम उसकी पहली पोजीशन में या उसकी पहली स्थिति पे नहीं आ सकते। या आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको जो है खींचा और खींचने के बाद क्या हुआ, उसे छोड़। अब क्या हुआ, ये देखा गया वस्तु है ये वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं है, जैसा आपने इसे छोड़ा था ये वैसा का वैसा ही होगा। यानी ये जो आपकी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक आचरण क्या है, प्लास्टिक बिहेवियर क्या है किसी भी वस्तु का, कि जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है उसके शेप में, आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को, जब हम विकृति बल को हटा देते हैं, फिर भी वो वस्तु जो है विकृत रहती है, तो उसमें विकृति रहती है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती। तो ये जो है प्रॉपर्टी जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने जो है 2 या 20 सेंटीमीटर की तार ली थी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की हमने तार ली, हमने इसे खींचा, हमने बल लगाया, खींचा, क्या हुआ, हमने देखा कि हम कुछ टाइम तक क्या हुआ, जब खींचने के बाद जो हमारी तार है वो वापस अपनी 20 सेंटीमीटर की स्थिति में, यानी उसके आकार में कोई परिवर्तन। फिर हमने बल और लगाया और बढ़ा दिया, बल लगाने के कारण क्या हुआ, एक टाइम बाद क्या हुआ कि आपका जो ये जो आपका जो तार है, आपने बल लगाया, पहले क्या हुआ था कि ये मान लीजिए 25 सेंटीमीटर की हुई, वापस ये किसमें आ गई, 20 सेंटीमीटर। फिर आपने खींचा, 30 सेंटीमीटर की हुई, वापस ये 20 सेंटीमीटर में आ गई। लेकिन क्या हुआ, आपने और खींचा, बल लगाया, 40 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है, इस तार को 40 सेंटीमीटर कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जो आपकी तार है वो 30 सेंटीमीटर में, तो आप देख सकते हैं कि वास्तविक इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन बल के कारण या बल हटाने के बाद भी इसकी जो इसकी लंबाई है वो वापस पहली या जो ओरिजिनल लंबाई है वहां पे नहीं आया, यानी ये 20 सेंटीमीटर की नहीं हुई बल्कि ये 30 सेंटीमीटर की होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वस्तु पे बल लगाया गया, बल लगाने के कारण विकृति आई, पर बल हटाने के बाद ये वापस अपनी पहली स्थिति में नहीं, इसमें कुछ विकृति रहेगी, इसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी बिंदु है, यहाँ से प्लास्टिक आचरण शुरू हो जाता है या प्लास्टिसिटी शुरू हो जाती है, और प्लास्टिसिटी जो है, प्लास्टिसिटी शुरू होती है यानी कि वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, वो वापस से अपनी पहली स्थिति में या जो उसकी ओरिजिनल शेप है, उसकी वास्तविक आकार है, वहां पे वो नहीं पहुंचती। फिर हम
हम और बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद क्या होता है, जो है हम जो है डी बिंदु तक पहुंचते हैं। डी के बाद क्या होता है, डी में इसका जो है आपके प्लास्टिक आचरण भी खत्म हो जाता है और इसके बाद क्या होता है आपका, ये जो है आपकी जो ये तार है वो क्या कर जाती है, टूट जाती है। ठीक है, जो आपकी तार है या रॉड है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है कुछ इस तरीके से। तो तार आपकी कुछ इस तरीके से टूट गई। ठीक है, पहले तार ऐसी थी, फिर वो खिंची, डिफॉर्मेशन हुआ और फिर वो टूट। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ से ए तक जो है ये जो धातु है या ये जो मेटल है वो क्या कर रहा है, वो आपके हुक्स लॉ को या हुक का जो नियम है उसे उस पे चल रहा है या उसको वैलिडेट। तो यहाँ पे हमारा बल कम, फिर क्या हुआ, बल बढ़ाया तो इलास्टिसिटी या जो इलास्टिक बिहेवियर है वो खत्म हो गया, फिर आपकी वस्तु प्लास्टिक है। प्लास्टिक का अर्थ है कि उसका जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बावजूद भी वो अपनी वास्तविक स्थिति पे नहीं आता, और फिर इतना बल लगाया गया कि आपकी जो वस्तु है, ये जो आपका धातु है वो क्या हो गई, वो टूट गई। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति वक्र। The relation between stress and the strain for a given material under tensile stress can be found experiment। यानी अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें, इनके बीच का जो संबंध है वो टेंसाइल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस यानी अभिलंब प्रतिबल के माध्यम से हम एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं, अनुप्रयोगों के माध्यम से समझ सकते हैं। In a standard test of tensile property, a test cylinder or wire is stretched by an applied force। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे हमने एक सिलेंडर या तार ली और उस पे हमने क्या किया, टेंसाइल स्ट्रेस, अभिलंब बल लगाया। The fractional change in length, the strain and the applied force needed to cause the strain are recorded। अब क्या किया गया, जो आपका बल के कारण, अभिलंब बल के कारण जो लंबाई में बदलाव आ रहा है, ठीक है, जो लंबाई में बदलाव आ रहा है वो, और जो बल लगाया गया वो, ठीक है, यानी स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों को क्या किया गया, या बल को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया। The applied force is gradually increased in steps and the change in length is noted। अब क्या किया गया, जैसे कि हमने बात करी, धीरे धीरे करके बल को बढ़ाया, धीरे धीरे करके बल बढ़ाया गया और जो लंबाई में परिवर्तन आ रहे हैं उसे नोट किया गया। A graph is plotted between the stress which is equal in magnitude to the applied force per unit area and the strain produced। और फिर क्या किया गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आपका बल लगाया, ठीक है, उसे ही यहाँ पे स्ट्रेस माने। ठीक है, एक यूनिट में जितना बल लगाया गया है एक यूनिट क्षेत्रफल पे, उसी को यहाँ पे स्ट्रेस माने। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वेरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। अब क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन यानी प्रतिबल विकृति बल जो होता है, कर्व जो होता है, प्रतिबल विकृति वक्र जो होता है वो पदार्थ के अनुसार बदलता है, क्योंकि आपके अलग अलग पदार्थ है, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज है। और हमने ये भी देखा कि जो हुक का नियम है वो सारे के सारे पदार्थ फॉलो नहीं करते। These curves help us to understand how a given material deform with increasing flow। अब ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, वो हमें ये बताता है, या इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो आपका मटेरियल है, ठीक है, उसमें अगर हम लोड बढ़ा दें, उस पर अगर हम बल बढ़ा दे तो किस तरीके से हमारा जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसमें विकृति आती है। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट इन द रीजन बिटवीन O and A the curve is linear। in this region hook law is open। अब अगर हम वक्र की बात करें
तो वक्र में क्या देखा गया है कि ओ से ए तक जो ये ग्राफ है ये कैसा है, लीनियर यानी रैखिक। कैसा है, लीनियर है यानी रैखिक है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है ओ से ए के बीच में जो हमारा ये पदार्थ है, जो ये हमारी धातु है, वो हुक के नियम को फॉलो करती। द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। अब जैसे हमने, जो हम ग्राफ स्टडी कर रहे थे, हमने क्या बात की थी, हमने ये कहा था कि ये जो रीजन है, ये वह रीजन है, ये वह क्षेत्र है, ठीक है, वह क्षेत्र दिखाया गया है जिस क्षेत्र में विकृति बल लगाने पर, विकृति बल लगाने के बाद उसको हटाने पर क्या होता है, आपकी जो वस्तु है वो पुनः अपनी जो है प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, प्रारंभिक आकार में आ जाती है। इन दिस रीजन द सॉलिड बिहेव एज इलास्टिक बॉडी। और ये जो रीजन है, इसमें जो आपकी सॉलिड है, जो यहाँ पे ठोस है, वो एक इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने हुक के नियम को पढ़ा, साथ ही साथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी प्रतिबल विकृति कर्व के बारे में हमने जाना, उसको हमने स्टडी किया। ठीक है, इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न उठता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।